जरा कल्पना कीजिए, लाखों रुपए खर्च करके किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय नायक की एक भव्य संगमरमर की मूर्ति बनवाई जाए। बड़े बड़े भाषण हो और फूल मालाएं पहनाई जाएं। हाँ, अखबारों में तस्वीरें भी छपें। लेकिन जब भीड़ छट जाए और आप उस मूर्ति को करीब से देखें तो पता चले कि मूर्तिकार उस नायक की सबसे बड़ी पहचान ही बनाना भूल गया है। मतलब ये तो कोई छोटी गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक गलती नहीं लगती, ये एक पूरे सिस्टम की लापरवाही का जीता जागता सबूत बन जाती है। स्वागत है आपका हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी की बहुत ही मार्मिक कहानी नेताजी का चश्मा के बारे में। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम से जुड़ी अध्ययन सामग्री, कहानी के मूल अंश, विश्लेषणात्मक नोट्स और कुछ एजुकेशनल वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये खोजना है कि कैसे एक कस्बे के चौराहे पर खड़ी एक अधूरी मूर्ति और उस पे लगाया एक मामूली सा असली चश्मा, हाँ, कैसे वो देशभक्ति की उस पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे देता है जिसे हम अक्सर सिर्फ सरहदों और युद्ध के मैदानों तक सीमित मान लेते हैं। बिल्कुल। तो इस अनूठी देशभक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस छोटे से कस्बे के माहौल को समझना होगा जहाँ ये पूरी घटना घटती है। हाँ, तो हमारे स्रोतों में इस कस्बे का जो विवरण है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक हवलदार साहब हैं जो हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से इस कस्बे से गुजरते हैं। और कस्बे की रूपरेखा देखिए, कस्बा कोई बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे और बाजार भी बस एक ही था। और स्कूल, एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का। हाँ, और साथ में एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे। अरे वाह, ओपन एयर सिनेमा घर, मतलब मनोरंजन का पूरा इंतजाम था। बिल्कुल। और इन सब के बीच थी एक ठो नगर पालिका। ये एक ठो बड़ा ही कैजुअल और स्थानीय शब्द लगता है। हाँ, और ये नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कोई कवि सम्मेलन ही करवा दिया। देखिए, ये जो कस्बे का विवरण है ना, ये महज एक बैकग्राउंड नहीं है, ये उस सतही विकास का एक क्लासिक उदाहरण है। आप सही कह रहे हैं। सीमेंट का कारखाना और सिनेमा घर ये दिखाते हैं कि कस्बा आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या वहाँ कोई गहरा सांस्कृतिक विकास हो रहा है? नगर पालिका का काम देखिए, बिना किसी ठोस योजना के बस काम करते हुए दिखना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी दिखावे की होड़ में इसी नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया। शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाने का फैसला। लेकिन जो काम एक सम्मान के रूप में शुरू हुआ था, वो लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गया। वो कैसे? देखिए, अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी और अच्छी मूर्ति बनाने का जो बजट था वो उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा था। तो मतलब कागजी कार्रवाई में ही काफी समय बर्बाद हो गया। हाँ, चिट्ठी पत्री में ही समय निकल गया और जब बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने वाला था तो आनन फानन में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया। और ये स्थानीय कलाकार कौन थे? कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी था। और उन्हें ही ये काम सौंप दिया गया। स्रोतों में लिखा है कि वो मास्टर जी महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ये पटक देना शब्द बहुत कुछ कहता है। मुझे भी यही लगा, कोई कलाकृति बनाई जाती है, गढ़ी जाती है, लेकिन पटक देने का मतलब है कि बस किसी तरह बला टालना। बिल्कुल, ये काम को सम्मान के साथ पूरा करने के बजाय सिर्फ एक खानापूर्ति करने के रवैये को दर्शाता है। एक तरह का काम चलाओ रवैया। खैर, मूर्ति बन गई और स्रोतों के अनुसार मूर्ति पूरी नहीं बनी थी। हाँ, संगमरमर की मूर्ति थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, कोई 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं। और नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। उन्हें देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आने लगते थे। तो यहाँ तक तो मास्टर मोतीलाल का प्रयास सफल था। लेकिन एक कमी रह गई थी, एक ऐसी चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। और वो क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अरे, मतलब चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कोई बहुत मेहनत करके मोनालिसा की पेंटिंग बनाए लेकिन उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान ही बनाना भूल जाए। बहुत ही सटीक उदाहरण है। मास्टर बनाना भूल गया या शायद पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए ये वो तय नहीं कर पाया। या ये भी हो सकता है कि बनाते बनाते कोई बारीकी दिखाने के चक्कर में चश्मा टूट गया हो। कारण जो भी हो,
नतीजा ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी छवि बिना चश्मे के सोची भी नहीं जा सकती, वो बिना चश्मे के खड़े थे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है, एक ऐसा सिस्टम जो इतना संवेदनहीन है कि वो अपने ही नायकों की सबसे बड़ी पहचान को भूल जाता है। और मजे की बात देखिए, किसी ने भी उस अधूरी मूर्ति पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन यहीं से इस कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, जब हवलदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तब उन्होंने इस मूर्ति को देखा। उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की है, लेकिन उस पर एक सामान्य सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम पहना दिया गया है। और इसे देखकर उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ये जो उनकी मुस्कान थी ना, ये उस आश्चर्य की मुस्कान थी जो हमें तब आती है जब हम किसी गंभीर चीज के साथ कुछ बहुत ही अप्रत्याशित देखते हैं। जब हवलदार साहब वहां से आगे बढ़ गए, तब भी वो जीप में बैठे बैठे इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो आजकल देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। बिल्कुल। और जब वो दूसरी बार वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मा बदल गया है। हाँ। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, हाँ। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। उनका कौतुक और बढ़ गया। उन्होंने सोचा, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और तीसरी बार गुजरे तो फिर एक नया चश्मा था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है और मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा यहाँ। जी पूछिए। अगर मैं आज जाकर किसी महान नेता की पत्थर की मूर्ति पर अपने घर का कोई पुराना प्लास्टिक का चश्मा पहना दूं, तो आसपास के लोग मुझे पागल समझेंगे या शायद पुलिस आपको पकड़ ले। बिल्कुल। क्या ये एक तरह का वैंडलिज्म या उस महान व्यक्तित्व का मजाक उड़ाना नहीं है? हवलदार साहब को ये देखकर गुस्सा क्यों नहीं आया? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। बाहर से देखने पर पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा लगाना हास्यास्पद लग सकता है। शुरुआत में हवलदार साहब को भी ये एक मजेदार आइडिया ही लगता है, लेकिन गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि उस चश्मे के पीछे की जो नीयत है, जो इंटेंट है, वो साफ दिखाई देती है। इंटेंट मतलब वो इंसान को मजाक नहीं कर रहा था? बिल्कुल नहीं, ये कोई शरारत नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बच्चे ने उस बिना मुस्कान वाली मोनालिसा की पेंटिंग पर अपने क्रेयॉन से एक बड़ी सी मुस्कान बना दी हो। अरे वाह, तकनीक भले ही भद्दी हो, लेकिन उसके पीछे की भावना उस चित्र को पूरा करने की है, उसे बिगाड़ने की नहीं। और यही वो लिविंग कनेक्शन है जो उस संगमरमर के टुकड़े को एक जीवंत स्मृति में बदल देता है। कोई है इस कस्बे में जिसे ये बर्दाश्त नहीं है कि उसके नेताजी बिना चश्मे के असुविधा में खड़े रहें। तो ये रहस्यमय इंसान है कौन? हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। और एक बार जब उनका कौतूहल बहुत बढ़ गया तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? और अब जरा इस पान वाले के किरदार को समझिए। कहानी में इसका बड़ा ही सजीव चित्रण है। हाँ, एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी जिसके मुंह में हमेशा पान ठुंसा रहता है। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। और बात करने के लिए उसे पहले पीछे मुड़कर दुकान के नीचे पान थूकना पड़ा। बिल्कुल। और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, क्या करता है? पान वाले ने समझाया, चश्मा चेंज कर देता है। तो जब हवलदार साहब पूछते हैं कि क्यों चेंज कर देता है, तो पान वाला जो जवाब देता है वो कैप्टन के काम करने का तरीका बताता है। हाँ, वो कहता है कि कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, जिसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। और जब किसी ग्राहक को वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती है तो कैप्टन मूर्ति पर लगा फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता है। वो भी संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। हवलदार साहब को ये आइडिया बहुत खूब लगा, लेकिन एक बात अभी भी उन्हें समझ में नहीं आई थी। उन्होंने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब तक पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दोपहर पर भीड़भाड़ ज्यादा नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर नीचे पीक तूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर बनाना भूल गया? मतलब पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली।
यानी वो ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्तिकार कोई महान कलाकार नहीं बल्कि कस्बे का ही अध्यापक था। तो हालदार साहब ने पान वाले से एक और सवाल पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? और इसके जवाब में पान वाला जो कहता है वो इस कहानी का सबसे बड़ा प्रहार है। पान वाला मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये पंक्ति बहुत गहरी है। पान वाला महज एक व्यक्ति नहीं है, वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का चेहरा है जो हमेशा भौतिक चीजों से सफलता को मापता है। उसके लिए सेना में जाना सिर्फ एक शारीरिक क्षमता का काम है। वो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि देश के लिए सम्मान महसूस करना किसी शारीरिक मजबूती का मोहताज नहीं है। ये तो बिल्कुल आज के दौर के इंटरनेट ट्रोल्स की तरह लगता है। बिल्कुल सही तुलना है। आज भी अगर कोई इंसान समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है तो लोग अपने आरामदायक कमरों में बैठकर उस पर हंसते हैं, कहते हैं कि ये तो पागलपन है। पान वाला भी वही कर रहा है। वो अपना पान चबा रहा है और उस इंसान पर हंस रहा है जो वास्तव में कुछ मायने रखने वाला काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जरा कैप्टन की वास्तविकता को देखिए। जब हालदार साहब उसे पहली बार देखते हैं तो वो अवाक रह जाते हैं। वो कोई हट्टा कट्टा फौजी नहीं था, वो एक बेहद बूढ़ा, कमजोर, मरियल सा लंगड़ा आदमी था। सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा और एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस जिस पर बहुत से चश्मे तंगे थे। मतलब उसके पास अपनी कोई पक्की दुकान तक नहीं थी, वो फेरी लगाता था। एक ऐसा इंसान जो आर्थिक रूप से एकदम हाशिए पर खड़ा है, लेकिन उसका हृदय कितना विशाल है। वो उस बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत होता है। उसका चश्मा बदलना कोई व्यापारिक रणनीति नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो उस पत्थर की मूर्ति को निर्जीव चीज नहीं मानता। उसके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास उस सिस्टम से कहीं ज्यादा है जिसने वो मूर्ति बनाकर वहां पटक दी थी। हालदार साहब कैप्टन की इस निस्वार्थ भावना के सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन जब समाज में ऐसा कोई अकेला इंसान उस पूरी जिम्मेदारी का बोझ उठाता है तो उसके जाने के बाद क्या होता है? एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो जाता है। एक दिन जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। और मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों बे, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। ये सिर्फ एक फेरी वाले की मृत्यु नहीं थी। हालदार साहब के लिए ये उस कस्बे में बची हुई एकमात्र देशभक्ति की लौ के बुझ जाने जैसा था। लेकिन पान वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। ये दिखाता है कि उस संवेदनहीन समाज के भीतर भी कहीं न कहीं अच्छाई के प्रति एक अनकहा सम्मान हमेशा मौजूद रहता है, भले ही वे जीते जी उसे न सराहें। हालदार साहब बहुत दुखी हुए, जीप में बैठकर रोने लगे। वो बार बार सोचते रहे कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। और उन्होंने तय किया कि 15 दिन बाद जब वो फिर उसी कस्बे से गुजरेंगे तो चौराहे पर रुकेंगे नहीं। पान भी कहीं आगे जाके खा लेंगे, लेकिन मूर्ति की तरफ देखेंगे तक नहीं। वो उस बिना चश्मे वाली मूर्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मूर्ति अब उन्हें उस हार की याद दिलाती थी। लेकिन यहाँ पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। हाँ, आदत से मजबूर। बिल्कुल। जब जीप चौराहे के पास पहुंची तो उनकी नजरें अचानक मूर्ति की तरफ उठ गई और जो उन्होंने देखा उससे वे जोर से चीख पड़े, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप अभी पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब कूदकर मूर्ति की तरफ भागे और उसके सामने अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। उस एक पल में हालदार साहब के भीतर का सारा अंधकार खत्म हो जाता है, क्योंकि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा हुआ था, लेकिन इस बार वो कांच का चश्मा नहीं था। वो सरकंडे का बना हुआ एक छोटा सा चश्मा था, ठीक वैसा ही जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। ये देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। अब मैं इस बात की गहराई में जाना चाहता हूँ जी। वो संगमरमर का चश्मा जो लाखों के बजट से बन सकता था और वो असली चश्मा जो एक बूढ़े का समर्पण था, उन दोनों के सामने ये घास फूस का सस्ता सा चश्मा अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्योंकि ये सरकंडे का चश्मा महज एक खिलौना नहीं है, ये एक विरासत का हस्तांतरण है। क्या बात है। जब कैप्टन मरा तो लगा कि देशभक्ति भी मर गई, लेकिन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि वो भावना मरी नहीं है, वो नई पीढ़ी में जीवित है। बच्चों के पास असली चश्मे खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके मन में सम्मान मौजूद था। उन्होंने अपनी क्षमता और अपने सीमित संसाधनों से सरकंडे का चश्मा बनाया। ये इस बात की घोषणा है कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। एक बच्चा जो मिट्टी में खेल रहा है
वो जब एक सरकंडे को मोड़ के चश्मा बनाता है तो वो अनजाने में ही सही सिस्टम की उस सबसे बड़ी विफलता को सुधार रहा होता है। बिल्कुल, संसाधनों की कमी या आपकी उम्र कभी भी आपके भीतर की सम्मान की भावना को रोक नहीं सकती। देशभक्ति किसी एक उम्र या सिर्फ वर्दीधारियों का विशेषाधिकार नहीं है। अपना काम ईमानदारी से करना, अपनी धरोहरों की देखभाल करना, ये सब राष्ट्र निर्माण के ही तो हिस्से हैं। सही कहा आपने। और ये पूरी चर्चा मुझे हमारे स्रोतों में दिए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक निबंध की याद दिलाती है। हाँ, उनका जो देश प्रेम पर नजरिया है वो इस कहानी के मर्म को खोलने की एक चाबी की तरह है। वो कहते हैं कि सच्चा देश प्रेम केवल नारों में नहीं है। देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, पशु पक्षियों से, नदियों और पहाड़ों से, पूरी प्रकृति से। इन सब के साथ एक आत्मीय संबंध बनाना, इनके सुख दुख का साथी बनना ही सच्चा देश प्रेम है। जो इंसान अपने परिवेश से लगाव नहीं रखता और सिर्फ मंच से दावे करता है, वो प्रेम नहीं, सिर्फ एक हिसाब किताब है। और कैप्टन ने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया, उसे सिर्फ मूर्ति की असुविधा दिखाई दी। जबकि पानवाला सिर्फ हिसाब किताब की दुनिया में जी रहा था। और शायद वो नगरपालिका भी सिर्फ टेंडर और बजट के हिसाब किताब में ही उलझी रही। इसीलिए मूर्ति अधूरी रह गई। तो आज की इस लंबी पड़ताल के बाद हम आप सभी के सामने एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। जब हम खुद को एक देशभक्त नागरिक मानते हैं तो हमारा व्यवहार किस किरदार के सबसे करीब होता है? क्या हम उस व्यवस्था का हिस्सा हैं जो जल्दबाजी में काम निपटाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती है, या हम उस पान वाले की तरह हैं जो आरामदायक जीवन में बैठकर समाज को बेहतर बनाने वालों का मजाक उड़ाते हैं? या फिर हम उस लंगड़े कैप्टन या उन बच्चों की तरह हैं जो बिना किसी दिखावे के अपने हिस्से का सरकंडे अचश्मा बनाते हैं और व्यवस्था की कमियों को अपने प्रेम से ढक देते हैं? इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा। नेताजी की वो अधूरी मूर्ति एक आईने की तरह हमारे समाज के हर चौराहे पर मौजूद है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास कोई कमी देखें तो मजाक उड़ाने या आंखें फेर लेने से पहले एक बार उस सरकंडे के चश्मे को जरूर याद कर लीजिएगा। शायद आपके पास भी उस कमी को पूरा करने का कोई छोटा ही सही लेकिन अपना तरीका हो। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सोचना आपको है। शुक्रिया।